हेलो एवरीवन। आज है 29 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि यदि 2/3 सांसद दल बदल करते हैं तो इसे विलय माना जा सकता है और ऐसे मामले में निर्णय का अंतिम अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास होता है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संस्थागत रूप दिया था। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली है। डब्ल्यूएचओ ने न्यूबॉर्न बेबीज के लिए पहले मलेरिया वैक्सीन दवा को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका के बीच में INSLN डाइव एक्सरसाइज जो कि एक गोताखोरी अभ्यास था, इसका आयोजन किया गया। भारत को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश में मक्का यानी कि कॉर्न का शीर्ष निर्यातक देश ब्राजील बना है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। और विश्व पैराथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी ताशकंद कर रहा है। 13वें नंबर का सुरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए सुमित्र गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को सम्मानित किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है। तो अब यहाँ कुल मिलाकर के कितने जिले हो गए हैं? इनकी संख्या कुल 7 हो गई। पहले आप 5 पढ़ते थे, पहले आप 2 पढ़ते थे। 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर अब जिलों की संख्या 7 हो गई है। नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास ये 5 नए जिले हैं। पुराने जिले में लेह और कारगिल थे। तो कुल मिलाकर के 7। इसकी डिमांड काफी वक्त से लद्दाख के निवासी कर रहे थे और इसको लेकर के काफी आंदोलन भी हो चुके हैं। लद्दाख की राजधानियां अब होंगी 7। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, ये नई नियुक्तियां हैं। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा और लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की गई। होप रिसर्च स्टेशन यहाँ लॉन्च किया गया। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम को उद्घाटन किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची अमेजिंग चेक वेधशाला का उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया है। हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक लद्दाख में है 477 और यहाँ स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। सवाल दूसरा है, भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसे 27 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर तक लॉन्चिंग के लिए भेजा गया? तो इसका नाम हो जाएगा विक्रम-1। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्काई रूट एरोस्पेस जो कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा विकसित किया गया है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो कि सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने के लिए तैयार है। पूरी तरीके से हैदराबाद में डिजाइन और तैयार किया गया है। जून 2026 में श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी। तो इसका नाम विक्रम-1 है जो कि एक छोटा लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट है। इससे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किए जाते हैं। इसका जो नाम है वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और इसका प्रकार क्या है? सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। कितने किलोग्राम तक की क्षमता है इसकी? पेलोड यानी कि कितना भार ले जा सकता है? तो 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को ये लियो यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। ये जितने फैक्ट्स मैंने बताए हैं इस इमेज के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। लीजा गिलकिस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है और ये धीरज सिंह ठाकुर को रिप्लेस कर रही है और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं। पहली महिला के करंट अफेयर काफी दिनों से हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह है। अश्विनी भिड़े ये बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख बनी है सबा शॉल। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है हंसजा शर्मा। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है।
आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद, टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली, भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है, भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा हो जाएंगी। अगला सवाल है, सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित है जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने? तो इनका संबंध हो जाएगा केन्या से, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। सेबेस्टियन सावे ये केन्या से रिलेटेड है। 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में इतिहास रचते हुए 2 घंटे से भी कम समय में, यानी कि 2 घंटा पूरा होने में 30 सेकंड बाकी था, इसके पहले ही ये मैराथन कंप्लीट करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए। ये मैराथन है क्या? एक लंबी दूरी की दौड़, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आप कह सकते हैं, जो आमतौर पर सड़कों पर होती है। और कितना दौड़ा जाता है मैराथन में? मील में यदि हम देखें तो 26.2 मील, और फिर किलोमीटर में ये होता है 42.195 किलोमीटर। ये भी एग्जाम का पार्ट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जीके में। केन्या से रिलेटेड है, केन्या जो कि अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। इसकी कैपिटल नैरोबी आप देख पा रहे हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। करेंसी कीनियाई शिलिंग है। राष्ट्रपति विलियम रूटो है। ये इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। केन्या का एक लामू पोर्ट मैंने आपको बताया था, लामू पोर्ट, जिसके डेवलपमेंट का कार्य चाइना कर रहा है। अब चाइना की पॉलिसी ही है कि जो देश आर्थिक रूप से उतने स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं कहीं विकास किया जाए अपने पैसे से, बाद में कंट्री पैसा ना चुका पाए तो इसे हथिया लो। इसी लामू पोर्ट के माध्यम से तो ये लैब सेट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। अब हालांकि ये 2021-22 का क्वेश्चन है। लैब सेट यानी कि थोड़ा मुझे याद आ रहा है, लैब सेट में LAP है और SSET, लामू पोर्ट, LA फॉर लामू, P फॉर पोर्ट, साउथ सुडान इथियोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मतलब कि यहाँ पर जो लैब सेट प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ बंदरगाह होगा और यहाँ से एक कॉरिडोर बनेगा जो कि इन कंट्रीज तक ट्रेड सुनिश्चित कर सकेगा। सवाल 5वां है, किस देश में थॉमस कप और उबर कप 2026 का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है यूरोपियन कंट्री डेनमार्क में। थॉमस कप, सबसे पहली बात, ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड टूर्नामेंट अप्रैल 24 से शुरू हो चुका है, 3 मई तक डेनमार्क के होर्सेन शहर में शुरू हुआ है। ये BWF द्वारा आयोजित किया जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1934 है। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। तो ये महिला टीम चैंपियनशिप का और पुरुष टीम चैंपियनशिप का, मतलब पुरुषों का 34वां और महिलाओं का 31वां एडिशन है। अब स्पोर्ट्स के करंट अफेयर यदि हम देखें तो शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर R वैशाली ने साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। सैफ अंडर-20 खिताब जीता। बांग्लादेश ने यूएस मेजर लीग में शामिल हुए हैं आर अश्विन। मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। मियामी ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल यानिक सिनर ने, वुमेन सिंगल का रियाना सबालेंका ने। आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम आरसीबी बनी। वही आरसीबी है जिसने की महिलाओं का आईपीएल जीता इस साल का। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप बेल्जियम ने और डेविस कप जीता इटली ने। डेनमार्क की बात की जाए, कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी डेनिस क्रोन है, फेडरिक एक्स यहाँ के सम्राट हो जाएंगे। ये वही डेनमार्क है जो कि करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है। ऐसा देश जहां करप्शन सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? साउथ सुडान में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट रिलीज करती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था है जो कि करप्शन इंडेक्स रिलीज करती है। 2025 में जारी किए गए करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर, लास्ट में साउथ सुडान। इंडिया की रैंकिंग 91 हो जाएगी। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार कितने लोग हैं जो कि गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो ये 26.6 करोड़ लोग हो जाएंगे। अब रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता क्या है, जो रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है? अत्यधिक गंभीर स्थिति बताई गई है। देखिए, अभी क्या है कि 47 देशों में 26.6 करोड़ से अधिक लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर पर है, यानी कि इसे फेस कर रहे हैं।
अकाल का खतरा यानी कि गाजा और सूडान के कुछ हिस्से में अकाल की भी पुष्टि की गई है। मुख्य कारण क्या है? तो ये जो संघर्ष है 80% से अधिक लोगों के लिए गंभीर खाद्य असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं, जो जलवायु चरम है और आर्थिक झटके भी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे हैं। आगे चलते हैं, किसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रितेश और जेनेलिया देशमुख दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। इनकी जोड़ी को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का एम्बेसडर बनाया गया है। 5 साल के लिए इन्हें जिम्मेदारी मिली है, जिसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा और यात्री जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना। चलिए कुछ ब्रांड और इससे रिलेटेड एम्बेसडर यदि हम डिस्कस करें तो इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्कराज बने हैं। 18 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया। जिंदल स्टील ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगामी जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं। भारत में यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह का एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया। बेबलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। न्यू बैलेंस ने जानवी कपूर को अपना पहला भारतीय एम्बेसडर बनाया है। पंजाब नेशनल बैंक के एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शेफाली वर्मा, लेवाइस के आलिया भट्ट, ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, जोमैटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म के सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हीना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले और फेडरल बैंक की विद्या बालन। सवाल 8वां है, भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत किस देश को 3000 करोड़ यानी कि लगभग 30 अरब रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा मालदीव। सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सार्क, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क में वर्तमान में कितनी मेंबर कंट्री है? 8। तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, करेंसी स्वैप यानी कि करेंसी की अदला बदली, इसके अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मालदीव को मंजूर कर ली है। ये सहायता करेंसी स्वैप के रूप में दी जा रही है, जिसका उद्देश्य है मालदीव की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने में मदद करना। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए भारत में जिन चीजों को उत्पादन हो रहा है, तो भारत से भारत में जो चीजें आनी है इसके लिए तो इंडियन करेंसी की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन विदेशों से मान लीजिए भारत को कोई चीज मंगाना है, मान लीजिए ऑयल वगैरह मंगाना है, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, बेसिकली मोस्टली ये तो डॉलर में किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि देश को अपना विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखना चाहिए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए भी मदद करना एक इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आप समझिए, ये जो करेंसी स्वैप है, ये जो पॉलिसी है दो देशों या फिर जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या हुआ आरबीआई, और किसी अन्य देश का केंद्रीय बैंक जैसे कि ये मालदीव का केंद्रीय बैंक हुआ, दोनों के बीच में एक ऐसा समझौता जिसके तहत वे एक दूसरे की करेंसी की अदला बदली करते हैं, यानी कि एक दूसरे की करेंसी को मान्यता दे देते हैं, ट्रेड के लिए अलाउ होता है। तो ये भारत ने किया है मालदीव के साथ। ये कदम भारत की पड़ोसी प्रथम नीति यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किया गया है। मालदीव की कैपिटल माले करेंसी रुपया। मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने कि पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंधित किया है। ई कुवरिन अभ्यास आयोजित किया गया भारत मालदीव के बीच। दोनों देशों के बीच मनी स्वैप फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भी मालदीव हो जाएगा। सवाल 9वां है, साइंस का ऑस्कर सम्मान, इससे कौन सम्मानित किए गए हैं? तो असम के जो अतनुनाथ है, ये भी हाल ही में साइंस के ऑस्कर से सम्मानित किए गए हैं। इन्हें ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर साइंस का ऑस्कर भी कहा जाता है। कुछ अवार्ड्स का यदि हम रिविजन करें तो हमने कल देखा था 13वें नंबर का सुरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार जो कि जीता है सुमित्रा गुहा और कृष्णा राव पंडित ने। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किए गए हैं जोगनपल्ली संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड जीता है अलीम यूसुफ ने। स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है श्रीनिवास राव ने। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया सयानी गुप्ता को।
लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जीता कैलाश सत्यार्थी ने, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सम्मानित किया नीता अंबानी को, चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर चुने गए आदित्य धर, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में चुनी गई है अरुंधति रॉय, एबल प्राइज मिला गेड फाल्टिंग्स को, ग्रैंड प्राइज मिला जुपल्ली कृष्णा राव को, ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु को, स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी को, सरस्वती सम्मान रामकुमार मुखोपाध्याय को, संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमारेश को, वायली रिसर्च हीरोज अवार्ड मिला है चंद्रकांत लहरिया को और इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण अवार्ड मिला है ग्रासा माशेल को। 2 क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट बेस रखे हैं। आप सभी को मालूम है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस कंट्री के साथ होता है तो ये 2 कंट्री के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि भारत का जो सामान है ये न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड का जो सामान है भारत में ये कुछ रियायती दरों पर, मतलब कि यहाँ पर कुछ टैक्सेस से यहाँ पर छूट मिल जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कहने का ये मतलब है। तो भारत न्यूजीलैंड के बीच में अभी हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता के तहत भारत अपनी सभी निर्यात पर शून्य शुल्क तक या शून्य शुल्क पहुंच प्रदान कर दी है। ये बिल्कुल पॉइंट सही है। और इस समझौते के तहत भारत ने न्यूजीलैंड के जितने भी कृषि उत्पाद हैं, विशेषकर डेयरी क्षेत्र पर शुल्क पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। भाई डेयरी क्षेत्र और कृषि उत्पाद में पूरी तरीके से तो अभी ये माफी नहीं हुई है। और समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा निवेश प्रवाह को इनकरेज करना। तो तीसरा और पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्यों गलत है, यहाँ पर देखिए डेयरी और अन्य कृषि जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र है इसे समझौते से बाहर रखा गया है ताकि घरेलू किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा की जा सके। बस यहाँ से दूसरा पॉइंट बस गलत है, बाकी दोनों सही हैं। अब 11वां सवाल है जिसमें कि पॉइंट ए जो लिखा है, हमने कल देखा था कि WHO ने न्यू बॉर्न बेबीज के लिए पहली मलेरिया उपचार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बच्चों के लिए जो मलेरिया की दवा है, अब इसके लिए जो कारण लिखा हुआ है कि इससे पहले शिशुओं के लिए अलग से कोई भी मानकीकृत मलेरिया दवा अवेलेबल नहीं थी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। कल भी हमने देखा था कि जो बड़ों के लिए दवा थी वही कम डोज में बच्चों को दी जाती थी। स्पेशली बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, मतलब दवा नहीं थी। तो अभी WHO ने न्यू बॉर्न बेबीज के लिए मलेरिया की पहली दवा को मंजूरी दे दी है। तो कथन ए और आर ये दोनों ही सही है यदि हम देखें तो। और जो आर है ये कथन एक ये ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ है इसकी सही व्याख्या करता है कि भाई पहले से न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कोई भी मलेरिया की दवा नहीं थी, इसलिए WHO ने मंजूरी दे दी है। बस ये पॉइंट यहां से सही हो जाएगा। WHO ने पहली बार शिशुओं यानी कि 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से मलेरिया उपचार को मंजूरी दे दी है, जिससे कि वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में इसे आप उपलब्धि मान सकते हैं। क्योंकि मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग जो 5 साल से कम उम्र की आयु के बच्चे होते हैं, अब तक की स्थिति ये थी कि शिशुओं के लिए कोई भी अलग से मलेरिया की दवा अवेलेबल नहीं थी, बड़ों वाला ही नहीं दिया जाता था। कल मैंने पूछा था वर्ल्ड अर्थ डे की थीम जो कि थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। आज का सवाल है आपके लिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।